जय हिंद साथियों। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध, जिससे एक प्रश्न जरूर दे के जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपलएससी हो, या किसी भी राज्य का या केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम हो जिसमें संविधान का पोर्शन पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपको एक नंबर जरूर दे के जाएगा, केंद्र राज्य संबंध, जिसमें 245 से 263 तक का इसका जिक्र किया गया है और इनमें से सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अनुच्छेद 245 पे आते हैं। अनुच्छेद 245 ये कहता है, संसद और राज्यों के विधानमंडलों, संसद क्या करेगा, संसद, और राज्य के क्या है, विधानमंडल, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, दोनों को मिलाते हैं तो विधानमंडल बनता है, जो द्वारा बनी गई विधियों का क्या करना है, विस्तार करेगा। केंद्र सरकार देश के लिए संसद बनाएगी, केंद्र में जो है संसद नियम कानून बनाएगी। राज्यों की बात कर लेते हैं तो विधानमंडल कानून बनाएगी। वहाँ केंद्र में जो भी कानून बनेगा लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाएंगे। और राज्यों की बात करें तो जहाँ विधानसभा है वहाँ तो ठीक, विधान परिषद है वो तो ठीक है, अगर नहीं विधान परिषद है तो विधानसभा ही बनाएगी। तो 245 में कहा कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का क्या करना है, विस्तार करना है। तो केंद्र राज्य संबंध सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है और बिना सोचे मारना आंसर अनुच्छेद 245। केंद्र यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 247 हम मेन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को पढ़ेंगे। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध कराने की व्यवस्था है। कौन करेगा, संसद की शक्ति है। अगर कुछ और भी जरूरत पड़ता है तो अतिरिक्त उच्च न्यायालयों की व्यवस्था करना है, अतिरिक्त न्यायालयों की व्यवस्था करना है, ये कौन करेगा, संसद की स्वीकृति मिलेगी तो फिर अलग एक और अन्य हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की अनुमति मिलेगी। अनुच्छेद 249 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी में ये क्या करता है, राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ा देता है। कैसे, राज्य सूची का कोई भी विषय है, यानी कोई भी राज्य है और इस पे कोई कानून बनाना है, राज्य में विधानसभा भंग है, किसी सरकार नहीं है, तो उस समय क्या होगा, या तो उस कानून को मानने के लिए राज्य में बाध्य नहीं है, तो फिर राज्य सूची पे जो विषय पे कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यसभा का है और वो राज्यसभा से ही प्रस्तुत होगा, फिर लोकसभा में पारित होगा और वो 1 साल के लिए मान्य होता है। 1 साल से अधिक के लिए उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, फिर नए नियम कानून बनाना पड़ेगा। तो 249 के तहत जो राज्य है, राज्यसभा है, वो राज्यों के राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 इंपॉर्टेंट ये भी इसलिए हो जाता है क्योंकि संसद क्या करती है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में उस राज्य की अनुमति से लागू कर सकता है। किसको अधिकार है, संसद को। अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करनी है, कौन करेगा, संसद की स्वीकृति से होगा और राष्ट्रपति करेंगे। तो जैसे मान लीजिए पाकिस्तान और पंजाब जम्मू कश्मीर का विवाद हो गया, ऐसे कोई संधि लागू करना है, जैसे तीस्ता नदी विवाद संबंधित हो गया, तो भारत सरकार बना बांग्लादेश यानी बंगाल में है, तो ऐसे संधियां जो भी होगी, अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी, वो सारी संधियां संसद के स्वीकृत पे होगी, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कि हम ये संधि कर लें अन्य देशों के साथ। जब भी अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात होती है तो हमेशा संसद की स्वीकृति से ही होगा। अनुच्छेद 262 ये तो और इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें नदियों का विवाद रखा गया है और नदियों के विवाद रखने का मतलब है कि नदी क्या है, नदियों को राज्य सूची के विषय में रखा गया। जब दो राज्यों के बीच में कोई बीच उत्पन्न नदी से विवाद सुलझाने के लिए एक रिटायर्ड जजों का एक समूह बनाया जाता है जिसे ट्रिब्यूनल कहते हैं, और ये क्या करते हैं, उस मैटर को सुलझाते हैं। तो 262 में सीधे याद रखना कि नदियों संबंधित विवाद है, नदियां राज्य सूची का विषय है, जबकि रखना किसमें चाहिए था, समवर्ती सूची में रख देना चाहिए था। जैसे कावेरी जल विवाद, महानदी जल विवाद,
ये हमेशा विवाद रहता है। अगर इसके ट्रिब्यूनल को इसको गठित है, अगर इसको सुलझाना है तो ट्रिब्यूनल का गठन होगा और इस मुद्दे पर रिटायर्ड जजों का एक समूह बनता है जो इस मामले को सुलझाते हैं। अनुच्छेद 263 ये इंपॉर्टेंट ये भी है, अंतर्राज्यीय परिषद है। राज्यों को विवाद को सुलझाने के लिए उसका गठन किया जाता अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राज्यीय, यानी राज्य भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं इनमें अगर आपस में कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें इसके सदस्य होते हैं। अगर मान लीजिए राज्यों का विवाद हो गया तो इसको सुलझाने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ध्यान दीजिए, राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्ष में इसकी 3 बैठक अनिवार्य है, 3 बार बैठक होती है। भले ही पॉलिटिकल चीजों में कोई पार्टियां एक दूसरे को कुछ भी बोले, लेकिन एक वर्ष में इसकी 3 बैठक अनिवार्य होती है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 11 में वही मेन इंपॉर्टेंट था, 245, 249, 262, 263, 4 ही आर्टिकल याद रखने हैं आपको। अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद करें भाग 12, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के बीच तक है। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा की है। यानी वित्त का मतलब पैसा, संपत्ति यानी पैसे का लेखा जोखा, धन, संपत्तियां। संविदाएं का मतलब होता है टैक्स का वर्णन, यानी किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा। वाद का मतलब है इस पे क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। यानी भाग 12 में यही है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 इसको परिभाषित करता है कि ये वित्त क्या होगा, संपत्ति क्या होगी, संविदाएं क्या होंगे और वाद क्या होंगे। यानी टैक्स को भी परिभाषित करता है, संपत्ति, इन सभी को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 265 मेन इंपॉर्टेंट है कि संसद में कोई भी विधेयक जब तक पास न हो तब तक टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यदि संसद में कोई विधेयक आएगा, लोकसभा राज्यसभा पारित करेंगे, राष्ट्रपति उस पर अंतिम स्वीकृति देंगे, उसके बाद ही कोई नया टैक्स लगेगा। जैसे इसके पहले अगर कोई टैक्स लगता था, पहले वैट टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगी और जीएसटी आने के लिए प्रावधान यह है कि लोकसभा से पारित होगी, राज्यसभा से पारित होगी, राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे, जबकि अन्य राज्यों के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य राज्य भी इसका समर्थन देते हैं। उसके बाद जब ये कानून बन जाएगा तभी लोगों पर टैक्स लगाया जा सकता है, अदरवाइज ये टैक्स मान्य नहीं होगा। यानी संसद में विधेयक पास होगा, विधेयक के स्वीकृति के बाद ही कोई नया टैक्स लगाया जा सकता है। अगर एक बार टैक्स लागू हो गया, उसके बाद उसके दरों में कम या ज्यादा करने के लिए कोई संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनुच्छेद 266 बहुत बार पूछा प्रश्न है, अनुच्छेद 266 इसमें संचित निधि की चर्चा है। जिसमें कहते थे कि संचित निधि क्या है, संचित निधि क्या है। संचित निधि क्या है कि जो सरकार का जो भी टैक्सेशन होगा, टैक्स आएगा, जो भी पैसा सरकार के पास आएगा, सब संचित निधि में रखी जाती है और ये सारा पैसा आरबीआई रखता है, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। संचित निधि में जो भी पैसा आएगा आरबीआई रखता है और इसका रक्षक जो होता है, संचित निधि का जो रक्षक है वो संसद होती है, क्योंकि बिना संसद के स्वीकृति से आप पैसा नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या होगा, बजट आएगा, अनुच्छेद 112 के तहत प्राक्कलन समिति प्राक्कलन आएगी, इसके तहत जांच करेगी क्या उतने बजट खर्च होंगे या नहीं होंगे। और उसके बाद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग आता है जो लोकसभा और राज्यसभा से होके जाता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन से अधिक नहीं रख सकती है और उसके बाद ये पैसा निकलता है और जनता के कार्यों के लिए जाता है।
सरकार का जो समस्त धन है संचित रूप में किसमें, आरबीआई के पास जमा हो जाता है। पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक आता है और पारित होने पर पैसा निकाला जाता है। राज्यसभा कितने दिन तक अधिकतम रख सकती है, तो 14 दिन तक, इससे अधिक राज्यसभा नहीं रख सकती। केंद्र सरकार सभी कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन संचित निधि से देता है। अगर राज्य के कर्मचारी हैं तो राज्य संचित निधि से देगा। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा की गई है। कंफ्यूजन इसी में होता है, संचित निधि और आकस्मिक निधि। अनुच्छेद इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, चाहे अपर लेवल से लोअर लेवल तक कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन इसमें जरूर एक आता है। संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267 में। आकस्मिक निधि ऐसा धन होता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति ही निकाल सकते हैं। कैसे? अगर संचित निधि में कोई धन रखा गया है, अगर कोई आपदा या आकस्मिक घटनाओं के लिए, आकस्मिक चीजों के लिए धन रखा गया है जिसमें कम से कम 500 करोड़ रुपए रखना अनिवार्य होता है। अगर कोई आपदा आ जाए, राज्यसभा अनुमोदन न दे, राज्यसभा उसको स्वीकृति न दे, तो कम से कम 14 दिन बाद ही निकल पाएगा, तब तक ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आकस्मिक निधि में रखा गया और राष्ट्रपति निकाल सकते हैं ताकि उनको कहीं मान लीजिए आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ऐसे आकस्मिक स्थितियों के लिए ये पैसा रखा जाता है, कम से कम 500 करोड़। किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए ही क्या कही गई थी, आकस्मिक निधि बनाई गई थी। अनुच्छेद 275 ये विशेष राज्य यानी विशेष अनुदान संबंधित प्रावधान है। किसी राज्य को विशेष राज्य के दर्जा से संबंधित बात करता है। जिस राज्यों में प्राकृतिक आपदा तथा मौलिक भौगोलिक विषमता होती है तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और ये लगभग क्या करता है, टैक्सेज अधिकतम टैक्स 80% तक टैक्स लौटा देता है। कभी कभी तो मामले में सरकार 100% भी टैक्स लौटा देती है। सबसे इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? अनुच्छेद 280 में केंद्र के वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। और केंद्र का ये वित्त आयोग है क्या, केंद्र तथा राज्यों के बीच में क्या काम करता है, ये टैक्स का बंटवारा करता है। टैक्स का बंटवारा करता है। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी लगती है वो केंद्र सरकार के पास जाता है और केंद्र सरकार किस राज्य से कितनी जीएसटी आई, कितने टैक्स आए हैं, कितने लौटाने हैं, ये सभी काम वित्त आयोग देखता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्सों का यानी करों का बंटवारा वित्त आयोग करता है। इसके 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। इसके 4 सदस्य व एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। इसकी नियुक्ति कैसे होता है, नियुक्ति कौन करता है, ध्यान दीजिए। इस एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होना चाहिए। और वित्त आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, क्षितिज चंद्र नियोगी। 14वें वाईवी रेड्डी, 15वें एनके सिंह थे। आते हैं, देखिए जीएसटी लागू होने के बाद से राज्यों को कुल टैक्स का 42% लौटा दिया जाता है। ये कौन जानेगा कि किस राज्य से कितना टैक्स आया है, कितना करोड़ रुपया या कितना रुपया राज्यों को लौटाना है। ये वित्त आयोग इसको देखता है और ये करों का बंटवारा करता है। अनुच्छेद 292 ये कहता है कि केंद्र सरकार क्या करेगी? विदेशी ऋण ले सकती है। यानी केंद्र सरकार चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, एशियाई डेवलपमेंट बैंक हो या किसी भी बैंक से या किसी भी देश से ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है। और जो क्या होगा, भारत के संचित निधि पर आधारित होगा। यानी किसके आधार पर लोन लेगा?
अगर किसी कारणवश गवर्नमेंट नहीं चुका पाती है तो भारत के संचित निधि पर प्रभावित होगा। चाहे सरकार बदल जाए, टैक्स के लोन जो होगा, ऋण चुकाना होगा। अनुच्छेद 293 के तहत ये कहता है कि राज्य सरकार केंद्र की अनुमति लेकर विदेशी ऋण ले सकती है। यानी अगर कोई राज्य सरकार है, केंद्र से अनुमति लेकर अगर विदेशी किसी भी देश से, विश्व बैंक से या किसी से भी अगर ऋण ले लेता है तो उससे पहले वो केंद्र से स्वीकृति लेनी होगी। अगर केंद्र स्वीकृति दे देता है तो उसे कर्ज मिल जाएगा। अगर राज्य नहीं चुका पाता है तो इसे केंद्र को चुकाना पड़ेगा। अनुच्छेद 297, भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली जो मूल्यवान वस्तुएं होंगे, मूल्यवान वस्तुएं में जैसे सोना, पेट्रोलियम या कोई और धात्विक पदार्थ, धात्विक खनिज या कोयला, कुछ भी चीजें जो बहुमूल्य चीजें होंगी वो केंद्र सरकार का अधिकार होगा, ना कि राज्य सरकार का, ना ही उस व्यक्ति का जिसका वो जमीन है या संपत्ति है। लेकिन उसी भूमि के अंतर्गत गैर कानूनी सामान मिल जाए, जैसे खतरनाक वस्तु मिल जाए, कोई हथियार मिल जाए, गांजा, चरस, कोई भी चीजें खतरनाक चीजें मिल जाए या कोई हथियार मिल जाए तो उसमें वह व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसके घर या जमीन में ये चीजें मिली है। उसे दोषी मानकर उसे सजा दी जाएगी। वित्त आयोग तथा अंतर्राज्यीय परिषद अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 300 को, अनुच्छेद 300 को क्या है? संपत्ति का अधिकार है। ये कानूनी विधिक अधिकार है जो अनुच्छेद 31 से लाकर आपके मौलिक अधिकार था 31 के तहत, और मौलिक अधिकार को समाप्त करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे 300 क में ला के रखा गया और इसके तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और ये मौलिक अधिकार न रहकर अब कानूनी अधिकार है। इसका मतलब सरकार आपसे छीन सकती है, बस अन्य लोग नहीं। ठीक है। अगले भाग पे आते हैं, भाग 13। भाग 13 अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक इसका वर्णन किया गया है। 301 से लेके 307। इसमें भारत में जितने भी व्यापार प्रक्रिया है, वाणिज्य है, इन सब की चर्चा की गई है 301 से लेके 307 के बीच में। अनुच्छेद 301 ये कहता है कि भारत में व्यापार हो और वाणिज्य की स्वतंत्रता हो। व्यापार करना, उद्योग धंधे लगाना, वाणिज्य का मतलब उद्योग धंधा। तो भारत में व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है और वाणिज्य की भी क्या है? स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 301 के तहत। अनुच्छेद 302 ये कहता है, संसद को ये अधिकार है कि वह राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकता है। किसमें? राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए। ऐसा न हो कि व्यापार करना है तो हम हथियार का व्यापार करने लगे, कोई बम बनाने का, मिसाइल बनाने की प्रक्रिया उसी को बना के बेचना चालू कर दे, नशीले पदार्थ बेचना चालू कर दे। नहीं, राष्ट्र हित में ध्यान रखना है कि जो राष्ट्र के लिए खतरा न हो, ऐसे चीजों के लिए नियम कानून गाइडलाइंस बनाएगी केंद्र सरकार, और उसके बाद ही हम किसी वस्तु का व्यापार या उद्योग धंधे लगाएंगे। जैसे देखो, कोई अगर दारू बेचता है, शराब बेचता है, तो सरकार उस पर बैन लगाती है, अथॉराइज देती है, लाइसेंस देती है, तभी वो बेच पाएगा। नहीं तो हम खतरनाक हथियार बना सकते हैं, बम बना सकते हैं, कुछ भी चीज एक प्रावधान नहीं। संसद इसके लिए कानून बनाती है कि आप इन चीजों का व्यापार नहीं कर सकते। नहीं तो मानव तस्करी नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति को नहीं बेच सकते, खतरनाक हथियार नहीं बेच सकते, चरस गांजा नहीं बेच सकते। ये ही इन चीजों के गाइडलाइंस पे नियम कानून बनाती है। अनुच्छेद 303 ध्यान देना है, 303 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसको कहेगा?
केंद्र को, हाई कोर्ट किसको कहेगा, राज्य को। ऐसे नियम बनाने पर संसद या विधानमंडल पर रोक लगा सकती है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी अगर संसद ये नियम बना रही है कि इन चीजों का आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को प्रभावित कर रही है, किसी के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रही है, और चाहे यही राज्य बना दे और उसके मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन चीजों का रोक लगा सकते हैं, इन मुद्दों पे रोक लगा देंगे। इससे क्या है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या उस पर कोई चीज प्रभावित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 304 ये कहता है कि अगर एक राज्य में कोई वस्तु वैध है और दूसरे राज्य में कोई वस्तु अवैध है तो उस राज्य में भी अवैध मानी जाएगी। अनुच्छेद 14 आते हैं अनुच्छेद 14 पे। ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार सिविल सेवा आयोग गठन किया गया। सिविल सेवा का आयोग 1919 का अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उस अधिनियम के तहत भारत में यूपीएससी का सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में किया गया था। उस समय जो वायसराय था लॉर्ड रीडिंग था। सिविल सेवकों के पद की रक्षा की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 311 में की गई है। इसके अनुसार जो सिविल सेवक हैं वो बिना किसी ठोस कारण से हटाया नहीं जा सकता। जो सिविल सेवकों का जो पद है हटाने की चर्चा है वो 317 में किया गया है। कब हटा देंगे, जब इनके ऊपर कोई करप्शन का मुकदमा लगे, और क्या हो, करप्शन का मुकदमा हो, तभी कदाचार यानी करप्शन का मुकदमा हो तो ये किस आधार पर हटेंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे, और करप्शन का अगर मुकदमा हो तभी हटाएंगे, देशद्रोह का मुकदमा है तभी हटेंगे। अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं हैं क्या? अखिल भारतीय सेवाएं ऐसे सेवा है जब नए पदों का सृजन करना है, नए पद का सृजन करता है। जैसे कोई नया पद बनाना है, जैसे यूपीएससी की बात कर ले तो उसमें होता आईएएस होता है, आईपीएस होता है, एक आईएफएस होता है फॉरेन सर्विस, और एक बाद में बनाया गया आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस। तो जब नए पद बनाए गए जैसे फॉरेस्ट सर्विस बनाई गई तो ये कौन बनाने का अधिकार है? अखिल भारतीय सेवाओं को, अखिल भारतीय सेवा। और ये बनाने का अधिकार किसको? राज्यसभा को दिया गया है कि नए पदों का सृजन करना है तो अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को। तो जब नए पद बनते हैं इसी को कहते हैं अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 इसमें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की चर्चा है तथा राज्य सेवा आयोग की चर्चा है। जैसे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस। जो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जबकि राज्य सेवा आयोग में राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी की जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1926 को हुआ, और कहाँ पे? दिल्ली में हुआ यूपीएससी की स्थापना। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है या तो ये इसकी कार्यकाल या तो 65 वर्ष पहले उम्र पूरी हो जाए या तो 6 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए तभी तक ये रहता है। जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष तथा सदस्य जो भी होंगे जब ये पद से त्याग पत्र दे देते हैं
या हटाए जाते हैं तो कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा ऐसा पद है अपने पद से त्याग पत्र देने के बाद या सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें कहीं भी सरकारी संस्थानों में सेवा करने का मौका नहीं दिया जा सकता है या कोई पद धारण नहीं कर सकते। तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा आयोग को दिशा निर्देश देती है कि कार्य कैसे करना है और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट की जांच करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं पदोन्नत होकर ये यूपीएससी में भी चले जाते हैं, तब ये यूपीएससी के अंतर्गत काउंट होते हैं। यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है। ये अपना त्यागपत्र ध्यान रखना है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र किसको देंगे, यूपीएससी का वर्णन किस में है और अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किस में, यही बस क्वेश्चन पूछता है। इनका वेतन संचित निधि से दी जाती है और ये त्यागपत्र राष्ट्रपति और राज्य में अगर राज्य है तो राज्यपाल को, राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्यपाल को त्यागपत्र देगा और राष्ट्रपति को। नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। आईएएस का नियंत्रण जो होता है कार्मिक मंत्रालय द्वारा होता है, जिसकी ट्रेनिंग मसूरी उत्तराखंड में है, जिसका नाम है लपसना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारी अकादमी। आईपीएस का जो नियंत्रण होता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हैदराबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी नाम से जानी जाती है। आईएफएस है जो भारतीय वन सेवा, ध्यान रखना है, इनका जो नियंत्रण होता है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा होता है और इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 1966 को। इसका ट्रेनिंग सेंटर देहरादून है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। मेन फैक्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। लोक सेवा आयोग दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा की जो पहली परीक्षा होती है 1922 में होती है और ये इलाहाबाद में संपन्न कराई गई, जबकि 1926 में यूपीएससी की स्थापना दिल्ली में कर दी गई थी। ये संवैधानिक रूप से संविधान बनने के बाद 1950 में हुआ था और ये संवैधानिक 1950 में फिर से संवैधानिक रूप मान्यता दिया गया था। आते हैं भाग 14 क में, ये है न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल, यानी ये 223 क में इसका वर्णन किया गया है। अगर कोई भी विवादों के निपटारा के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, इसमें रिटायर्ड जज होते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं और ये फैसले को सुलझाने के लिए आते हैं। ट्रिब्यूनल का गठन कब किया जाएगा, या तो पर्यावरण का मुद्दा हो या नदी विवाद का मुद्दा हो या तो किसी पर्वत पहाड़, इस सब के मुद्दे हों जिसमें ये राज्य सूची के विषय में हो। जब राज्य सूची के कोई भी विषय होगा उस मुद्दे पर सुलझाना होगा तो ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा और इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं जो इस मुद्दे को सुलझाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।